क्या कोई भी ऐसा बिजनेस या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट हमने देखा है जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है? ऑफ कोर्स नॉट। रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व रहता है, यानी हमें रिस्क हर जगह फेस करने के लिए मिल सकता है। सो ऐसे रिस्क को हम कम्प्लीटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सके उतना मिनिमाइज़ कर सकते हैं या उसको इरेडिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो ऐसे जो मैजिकल पर्सन होते हैं कंपनी में, या ऐसे जो मैजिकल एम्प्लॉयज़ होते हैं जो रिस्क को मैनेज करते हैं, फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज करते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? सो ऐसे करियर या ऐसे एम्प्लॉय पर्सनालिटी को हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स बोलते हैं। सो अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं या आज कौन सा करियर समझ के लेने वाले हैं। सो हाय, दिस इज़ साइमा शेख, सर्टिफाइड करियर काउंसलर। क्रॉस रोड के इस न्यू सीरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो जान लेते हैं कि FRM यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स कैसे बना जा सकता है, क्या जॉब रोल्स होते हैं, एंड और भी बहुत सारे सब सेक्शंस हैं जो इसमें हम आज कवर करेंगे। नाउ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर कौन बन सकता है, यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सो काफ़ी जगह हमने या काफ़ी और भी चीज़ों को आप रेफ़र करोगे तो ये समझ जाओगे कि आफ्टर 12th, आफ्टर 10th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आप FRM के जो कोर्सेज़ हैं उसको परस्यू कर सकते हैं। लेकिन एक काइंड एडवाइस या काइंड सजेशन यही होता है कि इट विल बी बेटर अगर आप इसको आपके ग्रेजुएशन के बाद करें तो। ना इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे CA, CS या CMA के आप एग्ज़ाम्स देते हो वैसे ही FRM के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके सिलेबस और उसके सब्जेक्ट्स भी हम आज देख लेंगे। इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से ही होने चाहिए, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से ही होने चाहिए या साइंस से। इसमें कोई भी आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर 12th कर सकते हैं। 2 पार्ट में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों पार्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये 4 आवर्स ईच होते हैं एंड 100 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस उसके पार्ट 1 में होते हैं एंड पार्ट 2 में 80 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जो अगेन 4 आवर्स के लिए होता है। सो नाउ सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे कि इसके जो एग्ज़ाम्स हैं यानी इसका जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से है। पार्ट 1 के सिलेबस में आपको देखने के लिए मिलेगा फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स एंड वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल्स। नाउ ये 20-30-20-30 इस तरह के परसेंटेज में डिवाइडेड होते हैं ये सब्जेक्ट, राइट। पार्ट 2 के सिलेबस में 5 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, मार्केट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, operational and integrated risk management and current issues in financial markets। अगेन इसमें भी आपको 25-25-25, 15-10 इस तरह के परसेंटेज में ये 5 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड आपको मिलेंगे। सो किसके थ्रू ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो? तो गाप करके एक इंस्टीट्यूट है या बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड ये बोर्ड है जिसके अंडर आप FRM के एग्ज़ाम दे सकते हो या अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। गाप क्या होता है? तो ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स करके ये एक वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट है जिसके हेडक्वार्टर्स US बेस्ड हैं। FRM, CMA, CFF, CFP ये सारी जो डिग्रीज़ हैं ये भी आउटर इंडिया में ज़्यादा नोन है, वेल नोन है एंड ये भी बोल सकते हैं कि काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर छोड़ दें या अंडर डेवलप कंट्रीज़ को छोड़ दें तो अदर कंट्रीज़ में FRM जैसी डिग्री को मास्टर डिग्री का दर्जा भी दिया जाता है। इन इंडिया UGC के अंडर अभी तक इसे मास्टर डिग्री तो नहीं बोला गया है, इसीलिए लोग CA CS करते हैं, उसी तरह लोग FRM भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ देख लेते हैं कि ऐसे कौन से टॉप इंडस्ट्रीज़ हैं जो FRM के एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करती है। तो टॉप इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ हम मेन इंडस्ट्रीज़ देखेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, अगेन क्रेडिट रेटिंग कंपनीज़ जो होते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स होते हैं एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। गवर्नमेंट की बात करूँ तो RBI जो है यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, ये FRM के लिए अच्छी रिक्रूटमेंट्स निकालती है यानी अच्छी वैकेंसीज़ निकालती हैं एंड ऑल्सो FRM करके आप नेशनलाइज्ड बैंक में या फिर सेंट्रल स्टेट बैंक में भी अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं।
कुछ कंपनीज देख लेते हैं या अगेन फर्म्स देख लेते हैं टॉप जो मेनली एफआरएम रिक्रूट करती है, जैसे आईसीबीसी है, सिटी ग्रुप है, केपीएमजी है, डस्ट बैंक है, यूबीएस है, क्रेडिट स्विस है, पीडब्ल्यूसी है, एचएसबीसी है। इस तरह की कंपनीज़ हैं। क्रेडिट रेटिंग भी इसके अंदर आते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आते हैं, जो टॉप कंपनीज़ हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स को एफआरएम को रिक्रूट करते हैं। इसमें आपका मेन जॉब रोल क्या होगा या प्रोफाइल क्या होगा? सो यहाँ पे आपको क्रेडिट रिस्क मैनेज करना होता है, यानी जैसे बैंक है लोगों को कर्जा देती है तो उसके अकॉर्डिंग, यानी वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम हमें रीपे कर दिया जाता है या फिर काफ़ी बार नहीं किया जाता, तो ऐसे क्रेडिट रिस्क को मैनेज करना होता है जो क्रेडिट रिस्क के अंडर आता है। पोर्टफोलियो रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मॉडल रिस्क, एक फिक्स्ड इनकम रिस्क होता है, डेरिवेटिव रिस्क होते हैं, कमोडिटी रिस्क होते हैं, मार्केट में जो पैसे घूम रहे होते हैं तो मार्केट रिस्क होते हैं, एंड रेगुलेटरी रिस्क। तो इन सारे अंडर ये सब सेक्शंस हैं जिसके अंडर एफआरएम को काम करना होता है एंड इसे मैनेज करना होता है। नाउ मेन प्रोफाइल क्या होता है या फिर बोल सकते हैं जेडी क्या होता है एफआरएम का? तो जो थ्रेट्स होते हैं असेट के लिए, थ्रेट्स टू असेट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको एनालाइज करना, बिजनेस रिस्क को एक अच्छा सॉल्यूशन देना, स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी लोगों की हेल्प लेना, और बहुत सारे जो चैलेंजेस आते हैं, काउंटर अटैक्स होते हैं, उसको प्रिवेंट करना एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है एफआरएम का। जैसे रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, एफआरएम के थ्रू रिकमेंडेशंस लिए जाते हैं, इंटरनल टीम्स के साथ काम करना, कैलकुलेटिव रिस्क एंड कैलकुलेटिव एसोसिएटेड रिस्क या थ्योरीज बताना, स्टेक होल्डर्स या बोर्ड मेंबर्स को कन्विंस करना, इस तरह के जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम होते हैं वो भी एफआरएम के अंडर या एफआरएम के थ्रू किए जाते हैं। एलिजिबिलिटी एंड पेपर या सब्जेक्ट की हमने बात कर ली है ऑलरेडी। रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होगी या रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टमेंट आपका इसके अंडर क्या होगा? गाप के अंडर आप इसको रजिस्टर करोगे तो सिर्फ एनरोलमेंट फ़ी आपका यूएसडी यानी यूएस डॉलर्स में होंगे 400 यूएसडी। नाउ ये वेरी करता है आप कौन से टाइम पे करने वाले हो, कौन से 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, तो अकॉर्डिंगली जैसे पॉलिसी या सिलेबस चेंज होता है वैसे इसके जो चार्जेस हैं वो भी डिफ़र कर सकते हैं। मोस्टली तो एनरोलमेंट फ़ीस का $400 है, यूएस डॉलर्स हैं। पार्ट 1 जो आप दोगे ना, अभी इसके रजिस्ट्रेशंस भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर चलता है, कुछ स्टैंडर्ड डिस्काउंट ऑफर चलता है एंड कुछ लेट फ़ी रहता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप अर्ली बर्ड में आते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी 425 यूएसडी हो सकता है, स्टैंडर्ड में रहोगे तो 550 एंड लेट रजिस्ट्रेशन रहेगा तो 725। पार्ट 2 में अगेन अर्ली बर्ड के लिए 350, स्टैंडर्ड के लिए 475 एंड लेट के लिए 650 यूएसडी, यूएस डॉलर इंटू 70 करके आप इसको कैलकुलेट कर लेना। अगर एवरेज बताऊं तो पार्ट 1 करने जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट एक 60 to 70,000 का इन्वेस्टमेंट आता है। पार्ट 2 के लिए अप्रॉक्सीमेट 25 to 35,000 का इन्वेस्टमेंट आपको इसमें इंडियन रुपीज़ में मिल सकता है। इसके जो डेट्स होते हैं एग्ज़ाम के, मोस्टली मंथ जो होते हैं मई एंड नवंबर मंथ, इसमें आप इसके एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ये रिकमेंडेड रहता है कि आप इसको इसके जो एग्ज़ाम्स है वो साथ में भी दे सकते हो, लेकिन ऑफ कोर्स अगर पार्ट 1 आपका पास नहीं होते हो आप या उसमें रिजेक्ट हो जाते हो तो पार्ट 2 के रिजल्ट्स में मैटर नहीं करेंगे। तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि पहले आप पार्ट 1 क्लियर करो, देन आप पार्ट 2 के लिए जा सकते हो। पार्ट 1 क्लियर करने के बाद भी आपके पास 4 साल का टाइम होता है जिसके अंडर आप पार्ट 2 क्लियर कर सकते हो। एवरेज टाइम तो यही देखा गया है कि विद इन 1 ईयर या 1.5 ईयर्स इसे लोग कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। इसके जो डेट्स हैं यानी जो एग्ज़ाम अभी आप रजिस्टर करते हो, लेकिन जो एग्ज़ाम की डेट है वो आप रीशेड्यूल कर सकते हो। अगेन 4 ईयर्स का इसमें आपको टाइम मिलता है। डिफ़र भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स इसके आपको जो कॉस्ट हैं 200 यूएसडी कुछ इसका कॉस्ट रहता है, वो आपको पे करना रहेगा या पेनल्टी लग सकता है। पार्ट 1 क्लियर होने के बाद पार्ट 2 के लिए आप इसके लिए जा सकते हो। क्या स्किल रिक्वायर्ड रहेगा एक अच्छे एफआरएम के लिए? सो अगर आपका कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट है तो डेफिनेटली आप एफआरएम के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हो सकते हो। अगर आपका कन्विंसिंग स्किल अच्छा है, आपका एनालाइजेशन पावर अच्छा है, आप किसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो या अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली एफआरएम आपके लिए एक अच्छा एंड ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन है।
सो अभी तक हमने ये देख लिया कि एफआरएम कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, स्कोप कितना है, कितने डिमांड है इसके, एंड सो ऑन। नाउ इसमें आपको क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना आपको मिल सकता है। तो एज अ स्टार्ट आपको मिनिमम 3 to 4 lakhs तो आराम से मिल सकता है। अगर कम से कम या लोकल टू लोकल कंपनीज़ में भी आप खुद को एज एफआरएम एक्सपेक्ट करते हो तो वहाँ पे भी आपको एक 15-16,000 का पर मंथ का पैकेज मिल जाता है, यानी 1.5 से 2 लाख 2,40,000 के करीब आपका स्टार्टिंग हो सकता है। एफआरएम भी आपके नॉलेज और स्किल के ऊपर बेस्ड होता है। सो जितना अच्छा आप इंटरव्यू आपका क्रैक करते हो उतनी ही बेटर चांसेस हैं, बेटर रेम्यूनरेशन है जो आपको मिल सकते हैं। आपका ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा एफआरएम का, इसके बाद कंपलसरी है और मैंडेटरी है कि आपके पास 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से। ये 2 इयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस होगा उसका सर्टिफिकेट आप गाप को दिखाओगे एंड देन गाप आपको एक एक्चुअल एफआरएम होल्डर या एफआरएम चार्टर दिखाएगा, तो उसके बाद ही आपको इन शॉर्ट सर्टिफिकेशन मिल सकता है। सो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नाउ जब आप रजिस्टर करते हो या जब इसके सर्टिफिकेशन प्रोसेस चल रहे होंगे तभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होगा कि आपके पास ईदर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका वैलिड फ़ोटो एंड डिटेल्स आपके जो है वो करेक्ट होने चाहिए। सो ड्राइविंग लाइसेंस एंड आपका पासपोर्ट ये भी आप रेडी रखना। नाउ आई होप कि एफआरएम से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थे, चैलेंजेस थे, उसको मैंने इस वीडियो के थ्रू क्लियर किया होगा। एंड इफ़ नॉट देन डेफिनेटली आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में अराइज हो रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे करियर के रिलेटेड हम आने वाले अपने क्रॉस रोड सीरीज़ में वीडियोस अपलोड करते रहने वाले हैं। एवरी वेडनेसडे हमारे वीडियोस मराठी में अपलोड होते हैं फॉर मराठी व्यूअर्स, एंड एवरी सैटरडे हमारे इस तरह हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में अपलोड होते रहते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ क्रॉस रोड की इसी सीरीज़ में। अलग अलग करियर को समझ के लीजिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल्सो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक करके रखिए सो दैट हम अपने आने वाले न्यू वीडियोज़ के साथ आपको नोटिफाई करते रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दिस इज़ साइमा शेख साइनिंग ऑफ।